नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 23 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। अगर बात करते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तो बाद में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं मोहम्मदन और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की गई थी वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन आपने बहुत कम सुने होंगे। और इसका नाम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था वो 1 दिसंबर 1920 को इसका नाम चेंज होके क्या हो गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था। लगभग कभी कभार ऑप्शन में 1921 भी रहता है, तो आपको 1920 वैसे एग्जैक्ट जो मैंने बताया वो 1 दिसंबर 1920 था, लेकिन अगर 1921 होगा 1920 के बजाय तो वो भी सही हो सकता है। देखिए ये जो कॉलेज है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है और सर सैयद अहमद खान की अगर बात की जाए, इनका जो जन्म हुआ था वो 17 अक्टूबर 1817 को होता है। सर सैयद अहमद खान का जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1898 के आसपास होती है। उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। और देखिए इनको जो सर का, देखो इनका नाम सैयद अहमद खान था लेकिन उनके आगे जो सर लगा तो सर अहमद खान को सर की जो उपाधि मिली थी वो 1888 में मिली थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात भी। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी जो है वो टीजीटी कमीशन के लिए एक बैच लेना चाहते हो, जिस बैच की फीस जो है मात्र 499 रुपये है। यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहे हो तो घर आकर भी आप आराम से रिकॉर्डेड क्लासेस को, पिछली जितनी भी क्लासेस है उनको आराम से देख सकते हैं। तो 499 में हमारा बैच शुरू हो गया है। 4 टीचर आपको इस बैच में पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का ही बैच आपके बीच है। तो अगर आप इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें और इस बैच में जल्दी से ज्वाइन हो जाए। ऑप्शन में यहाँ पर मौलाना आज़ाद कलाम भी। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या था, बहुत बार पूछा गया है मौलाना अबुल कलाम का वास्तविक नाम। इनका नाम जो है वो मोइनुद्दीन अहमद था। जी हाँ, मोइनुद्दीन अहमद के नाम से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाना जाता था। और इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, भाई बहुत बार पूछी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है इसके राइटर कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम बुक के जो राइटर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। और इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मरने के बाद, मतलब कि मरणोपरांत क्या मिलता है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर बात करें, बहुत क्वेश्चन इनके बारे में बनता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के साथ साथ ये स्वतंत्र भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया। देखिए हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1867 एडी इन कानपुर। देखिए कानपुर से जो 1857 की जो क्रांति होती है, जिसको मेरठ की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो कानपुर से लीड किया था वो नाना साहिब के द्वारा लीड किया गया था। उसी प्रकार ऑप्शन में तात्या टोपे दिया है, तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर से इसको लीड किया गया था। उसी प्रकार आपका रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है, तो झांसी से जो लीड किया था वो रानी लक्ष्मीबाई। और वीर कुंवर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाता है बिहार से। अब 4 तो मैंने आपको ऑप्शन में बता दिया, इसके अलावा भी कल के लिए हो सकता है पूछे जाए। तो दिल्ली से, अगर मैं दिल्ली से बात करता हूँ तो दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर के बदले जो है वो जनरल बख्त खान, जी हाँ जनरल बख्त खान उनके साथ बहादुर शाह जफर के साथ लीड कर रहे थे दिल्ली से 1857 की क्रांति। लखनऊ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से भैया कौन जो है लीड कर रहा था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है वो नेतृत्व कर रही थी, बेगम हजरत महल, ये भी आपको याद रखना है। और भैया पटना की अगर मैं बात करता हूँ तो पटना से जो लीड कर रहा था वो कर रहा था पीर अली खान, तो पीर अली खान पटना से कर रहा था। अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई
1857 को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से। मेरठ से इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। और कमल और रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1857 का जो क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, उसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, कमल और रोटी उसका प्रतीक था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें शहीद होने वाले जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है। तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। जो है ये 34वीं जो नेटिव फ्रंटिव थी इनकी, वहाँ से ये लड़ रहे थे। और याद रखना है, बरेली से जो लीड किया था भाई, बरेली से जो 1857 की क्रांति को लीड किया था वो क्या था? खान बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, खान बहादुर। क्वेश्चन ये भी आता है कि जब 1857 की क्रांति भारत के अंदर होती है तो भारत के वायसरॉय कौन थे? तो भारत के वायसरॉय, भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत में 1857 की क्रांति होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसको चेंज कर दिया जाता है, और उसको चेंज करके उसके बाद जो बनाया जाता है वो भारत का वायसराय बना दिया जाता है। अगर मैं भारत के वायसराय की बात करता हूँ तो भारत के जो प्रथम वायसराय है वो भी लॉर्ड कैनिंग साहब है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। तो अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करता है, ये भारत की प्रथम वायसराय है। और कहीं ना कहीं इनको एक नाम और मैं दे रहा हूँ, विंसकाउंट कैनिंग। तो ये भी आपको याद रखना है कि विंसकाउंट कैनिंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो विंसकाउंट कैनिंग के नाम से लॉर्ड कैनिंग साहब को जाना जाता है, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसरॉय थे। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। देखिए, अगर भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपको पता होना चाहिए, तो सबको पता है कि जो संसद की संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भरपूर से यहाँ पे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आपको पता होना चाहिए। 18वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा भैया? 18वीं लोकसभा के अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 2024 में। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं जो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बन रहे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे, और फिर अब नरेंद्र मोदी जी। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की, तो ओम बिरला। ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के वर्तमान में लगातार दूसरे बार अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के। इस बात को आपने याद रखना है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, वो किसी काम से बाहर जाता है, तो जो संयुक्त अधिवेशन होगा संसद का, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता फिर लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं संसद की बात करता हूँ, देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता तो आपने बता दिया कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब कल के लिए क्वेश्चन आएगा कि दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन बुलाता है? बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाना होगा तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ से आपके बीच बताना चाहूँ कि जो लोकसभा का इस संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, बुलाने का जो प्रावधान है, वो आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद नंबर 108 बात करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, मतलब कि लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को देगा। दोनों बातें आपने याद रखनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों की बात करें, एक उच्च सदन है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। मतलब कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। देखिए, अगर मैं लोकसभा राज्यसभा की बात करता हूँ, यहाँ पे जो कोरम है, कोरम होता है गणपूर्ति। मतलब कि जब तक इतने सदस्य, मान लो लोकसभा के 1/10 सदस्य नहीं आएंगे। 1/10 मतलब कि लोकसभा में कुल वर्तमान में 550 सदस्य है, और 550 का 1/10 जो है वो 55 होता है। जब तक 55 सदस्य नहीं आएंगे, यही कोरम होता है, तब तक लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई को
राज्यसभा में भी 1/10 है। मान लो वहाँ पे अधिकतम सदस्य 250 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जब तक 25 सदस्य नहीं आएंगे, राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55, तब तक कार्रवाई को शुरू नहीं किया जा सकता। आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, एक एक बात डिटेल से आपको पता होनी चाहिए। मैं जितनी एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूँ, आपको एक एक बात याद रखनी है। अब हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष है वो गणेश वासुदेव मावलंकर है, कभी कभार इनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन परीक्षा में एग्जामिनर क्या बना सकता है? क्वेश्चन बना सकता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष ना पूछकर इस बार उपाध्यक्ष, वाइस डिप्टी स्पीकर पूछ सकता है लोकसभा के पहले। तो लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष है, लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, इनका नाम था श्री एम अनंत शयनम अयंगर। तो याद रखना है, श्री एम अनंत शयनम अयंगर जो है वो पहले उपाध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है, अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। संसद की अगर बात की जाए, भाई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं, ज़्यादा खिचड़ी पकाने में नहीं जाऊँगा। 2-4 क्वेश्चन और यहाँ से मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अगर हम संसद की बात करते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए। देखिए, अगर संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो ये तो राष्ट्रपति ने बुलाया। सत्रों की बात करें, यहाँ पर जो सेशन होते हैं, साल में 3 सत्र यहाँ पे होता है। बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और मानसून सत्र होता है। तो 3 सत्र यहाँ पे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। संसद के कितने सेशन होते हैं? तो 3 सेशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाता है बार बार। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाला है। लोकसभा की बात हो ही रही है तो अधिकतम सदस्य यहाँ पे 550 बैठते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा में जो चुनाव जीत कर आते हैं, जो वर्तमान में जो बैठते हैं लोकसभा में सीटिंग, वो 543 की है। और लोकसभा चुनाव जो हुआ था 18वीं लोकसभा, वो कितनी सीटों पर हुआ था? तो ये भी मित्रों 543 सीटों पर ही हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आता है बहुत बार कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। तो पहली महिला स्पीकर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आना भी नहीं चाहिए मेरी नज़रों में, क्योंकि अगर इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो सब बच्चे सही कर देंगे। मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है। इस बात को आपने याद रखना है। और वर्तमान में जो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के जो मुखिया के रूप में जो लीड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो है राहुल गांधी। ये भी आपको याद रखना है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी। अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में दिया है, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 74 ये बोलता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो एक मंत्री परिषद जो भारत की है, केंद्रीय मंत्री परिषद, उसका मुखिया होता है और उसका एक हेड होता है। और ये भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति आप जानते हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से सीखे हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपने सीखे होंगे, तो अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का बिस्मार्क कौन था। देखिए, हु वाज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत के बिस्मार्क की जब भी बात की जाए तो भारत के जो बिस्मार्क है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या इतना ही बात आप परीक्षा में पढ़ के जाएंगे? जी नहीं, कमीशन का पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। सरदार पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो सरदार पटेल थे। और अगर इनकी बात की जाए, इनको लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। इस बात को आपने याद रखना है। इनके अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियान गांव, गुजरात का एक नादियान गांव है, वहाँ पर इनका जन्म होता है, नाडियान गांव में। हमारे पास यहाँ पे जो टाइप राइटर है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, पेन जिसके द्वारा यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सुन के ही आप जो है वो अच्छे से सुन लें। तो नाडियान 31 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। और 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही देखिए भारत पे एक दिवस मनाया जाता है और वो दिवस है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करता हूँ, इनको जो सरदार की उपाधि से जो सम्मानित किया है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा इनको उपाधि दी गई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब, जो इनका पूरा नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम है, भारत के लौह पुरुष है ये, तो इनका जो पूरा नाम है वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो इनका जो पूरा नाम है वो है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है, झावेर भाई पटेल। और पटेल जो हमारे भाई लोग रहते हैं वो गुजरात में रहते हैं।
अगर इनकी बात करें तो इनको बारदोली सत्याग्रह में जो है वो सरदार की उपाधि मिली थी, इस बात को आपने याद रखना है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे होता है? 1928 में गुजरात में होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि मुद्रा राक्षस नामक किताब का लेखक कौन था? देखिए, अगर बात की जाए मुद्रा राक्षस नामक किताब की, इस किताब को विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। और अगर इस किताब की मैं बात करता हूँ, ये किताब जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐतिहासिक बुक है और इस किताब को 4वीं शताब्दी में लिखा गया है, इस बात को आपने याद रखना है। और मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक था और इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इतना ही वहाँ पे परीक्षा में जाके ये नहीं बता सकते कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कल के लिए ये भी आ सकता है, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, किस भाषा में जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। और इस नाटक में जो ये मुद्रा राक्षस है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। और इसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में बताया गया है, इनकी नीतियों के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कौटिल्य ने नीतियाँ बनाई थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब ऑप्शन में तो कौटिल्य भी दिया है। कौटिल्य ने जो है वो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना 4वीं शताब्दी में की थी और ये जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो है वो इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में बाणभट्ट भी दिया है, भाई बाणभट्ट की अगर बात करें तो बाणभट्ट के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है वो हर्ष चरितम इनका एक ग्रंथ है। हर्ष चरित्रम, जो कि हर्ष जो इनके कार्यकाल के दौरान ये होते थे, हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इन्होंने हर्ष चरित्रम लिखी, कादम्बरी एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। चंडी शतक ये भी इन्होंने लिखा। और मुकुटादीतक, जी हाँ बिल्कुल, मुकुटादीतक भी इनके द्वारा ही लिखा गया। और अगर बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर बात की जाए ऑप्शन में कालिदास भी दिया है। देखिए, कालिदास से भी मित्रों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर बात करते हैं कालिदास की, कालिदास के द्वारा जो कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी गई है उसमें अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में भी हमने पढ़ी थी जब हम स्कूलों में होते थे, और आने वाले ये हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा ये प्रमुख रचना है। विक्रमोर्वशीयम बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुवंशम, कालिदास की जो है रघुवंशम बहुत बार पूछी गई है। कुमार संभवम उससे भी इंपॉर्टेंट, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये जो है इनकी सारी रचनाएं यार। अगर इनकी पहली रचना, एक बार क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि बताइए भैया कालिदास की पहली रचना कौन सी, तो इनकी जो पहली रचना थी वो थी मालविका अग्निमित्रम। तो याद रखना, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की प्रथम रचना थी। और अगर कालिदास की शब्द की बात करें कि कालिदास का जो ये शब्द है इसका अर्थ क्या है, आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। जब आप हमारे बैचेज में आएंगे तो वहाँ हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे कि किस प्रकार कौन सी चीज़ को पढ़ना है। फीस भाई ओनली 499 रुपये है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं भर पा रहे हो तो मैं आपके लिए एक ऑफ़र के साथ न्यू ईयर में एक चीज़ और नहीं लेके आया हूँ। अगर आप बहुत गरीब है, आप बीपीएल फैमिली से आता है, आप अपना बीपीएल का सर्टिफिकेट मुझे दिखाइए। वैसे बीपीएल फैमिली के लिए इतनी फीस है 499, तो कोई भी पे कर सकता है। लेकिन अगर इतनी भी नहीं पे कर पा रहे हो तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर जो है वो कॉन्टैक्ट कर ले मुझसे, मैं आपको इस पर भी क्या दूंगा, छूट देने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की प्रथम बुक है। और कालिदास का जो शब्द का जो अर्थ है वो है काली का सेवक। काली का सेवक इनके शब्द का अर्थ है, इनके नाम के। और इनका ये जो है वो, अगर कालिदास की बात करें, काली माता के भक्त नहीं थे, ये शिव के भक्त माने जाते हैं। तो शिव के भक्त माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाला है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो जफरनामा जो फारसी भाषा में लिखा है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया था, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें यार, ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये तो सबको पता है 10वें गुरु थे। कभी कभार नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह जी थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1666 के आसपास होता है। और कहाँ पे इनका जन्म होता है, तो इनका जन्म जो है वो पाटलिपुत्रम में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। पाटलिपुत्रम या पटना में हुआ था, उसके बाद इसका नाम पटना हो गया था। पाटलिपुत्रम से पटना, इसका नाम शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, इनके द्वारा जफरनामा एक फारसी में ग्रंथ लिखा गया था, और भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो 1699 का क्वेश्चन बनता है। इनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा जाता है, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने इसके अलावा भी लिखे हैं, जफरनामा के अलावा।
चंडी दी वार। चंडी दी वार जो है वो इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। जाप साहिब इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। खालसा महिम बहुत इंपॉर्टेंट है, खालसा महिम अगर जफरनामा पूछा है तो खालसा महिम भी पूछा जा सकता है। अकाल उस्तत और बचित्र नाटक, तो ये सारे के सारे जो है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। भाई ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह जी भी दिया है। कौन है गुरु गोविंद सिंह जी? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के दूसरे गुरु हैं और इनका वास्तविक जो नाम था वो लहना था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का वास्तविक नाम लहना था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करते हैं ये सिखों के दूसरे गुरु है और इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की क्या की गई है, लिखी गई है, रचना की गई है गुरुमुखी लिपि की, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में गुरु रामदास भी दिया है। अगर गुरु रामदास की बात करें तो ये सिखों के चौथे नंबर के गुरु है। भाई आपको पता होना चाहिए सिखों के 10 के 10 गुरु सीरियल वाइज, ये हम सारे के सारे आपको पढ़ा रहे हैं अपने बैचेज में। तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास और इनका जो मूल नाम था वो जेठा था। जैसे लहना जो नाम था गुरु गोविंद सिंह जी का था, वैसे ही जो जेठा नाम था वो गुरु रामदास जी का था और गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। अब हरराय जी भी दिया है, तो गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु थे, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे जो हमने ऑप्शन देखते हैं, हम हमेशा ऑप्शन को देखते हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन हमने देख लिए। आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी।